फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज देख लेंगे मध्यकालीन बिहार का पार्ट 3 मुगल कालीन बिहार। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल कालीन बिहार। बाबर ने सर्वप्रथम अपना सैनिक अभियान बिहार में कब किया था? तो बिहार में बाबर ने जो अपना पहला सैनिक अभियान किया था वो 1529 ईस्वी में हुआ था। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया। उसके बाद बिहार में 3 साल बाद 1529 ईस्वी में बिहार में अभियान किया था। बाबर ने किसे बंगाल का दीवान नियुक्त किया था? उस समय बंगाल बिहार सब एक थे, तो बंगाल पे जो नियुक्त किया था दीवान वो था मुर्शिद इराकी। मुर्शिद इराकी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। बाबर ने किस युद्ध में अफगानों को पराजित किया था? तो घाघरा के युद्ध में अफगानों को पराजित किया था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी को। मुगल वंश के शासकों ने पुनः दिल्ली पर कब्जा किया था 1555 ईस्वी में। किस मुगल शासक ने सूर वंश के शासकों को पराजित कर मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना की? तो हुमायूं ने। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में हुई थी। शेरशाह ने कब बिहार पर अपना अधिकार स्थापित किया था? 1540 ईस्वी को। हुमायूं की मृत्यु के बाद कौन दिल्ली का शासक बना था? अकबर। वास्तव में किसे भारत में मुगल प्रशासक का संस्थापक माना जाता है? अकबर को। वास्तव में किसे भारत में मुगल प्रशासन का संस्थापक माना जाता है? अकबर को। अकबर के शासक बनने के प्रारंभिक काल में अफगानों ने कहाँ अपना प्रभुत्व किया था? बिहार में। सुलेमान का रानी ने कब बिहार में अपने स्वतंत्र शासन की घोषणा की? 1564 ईस्वी में। दाऊद खां कब बिहार का शासक बना था? 1572 ईस्वी को। अकबर ने दाऊद खां की बढ़ती शक्ति को कुचलने के लिए किसे भेजा था? तो अकबर ने दाऊद खां की शक्ति को कुचलने के लिए मुनीम खां को भेजा था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने अपने सेनापति शाहबाज खां को छोटा नागपुर के राजा बैरी साल के खिलाफ भेजा था? किस मुगल शासक ने अपने सेनापति शाहबाज खां से छोटा नागपुर के राजा बैरी साल के खिलाफ भेजा था? अकबर को। किसने पलामू के चेहरों पर आक्रमण किया था? राजा मानसिंह ने। राजा मानसिंह ने पलामू के चेहरों पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, राजा मानसिंह ने कब पलामू के चेहरों पर आक्रमण किया था? 1579 ईस्वी में। राजा मानसिंह ने कब पलामू के चेहरों का आक्रमण किया था? 1579 ईस्वी में। अकबर ने कब मिथिला के राजपूत नरेश को पराजित किया था? सन 1574 ईस्वी में। अकबर ने किसे मिथिला क्षेत्र से राजस्व वसूलने का अधिकार दिया था? महेश ठाकुर को दिया था। मिथिला क्षेत्र में जितना भी राजस्व वसूलेंगे वो सभी महेश ठाकुर को दिया गया था। मिथिला क्षेत्र जो बिहार के उत्तर में उत्तरी क्षेत्र है। मानसिंह ने निम्न में से किस स्थानीय सरदार को पराजित किया था? खड़गपुर, गिरधौर और भोजपुर तीनों को पराजित किया था। मानसिंह ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? रोहतास को। मानसिंह ने राजमहल क्षेत्र का नया नामकरण कब किया था? अकबर नगर। क्या नाम किया था? अकबर नगर रखा था। कौन युद्ध विभाग का प्रमुख होता है? तो मीर बख्शी को बनाया गया युद्ध विभाग का प्रमुख। कौन बंदरगाह पर कर वसूलता था? सीमा शुल्क वसूलता था तथा नौकाओं पर लगे कर को वसूलता था। तो मीर बहड़ को बंदरगाहों पर जितने भी शुल्क वसूला जाता था वो सारे मीर बहड़ के अंतर्गत था। आईने अकबरी के अनुसार बिहार प्रांत कितने सरकारों या जिलों में विभाजित था? तो आईने अकबरी में लिखा हुआ है ओनली 7 विभाग, जबकि पीछे हम देखें 19 सरकारों में था। निम्न में से कौन मुगल काल में बिहार का एक प्रांत नहीं था? मालपुर प्रांत नहीं था, बाकी मुंगेर, रोहतास, सारण ये था और अभी भी है। कौन मुगल काल में बिहार का प्रांत था? तो मुगल काल में बिहार का प्रांत था तिरहुत, चंपारण और हाजीपुर। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। राजकुमार परवेज को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था? किसने किया? तो जहांगीर ने। राजकुमार परवेज को कब बिहार का गवर्नर नियुक्त किया? 1621 ईस्वी को। राजकुमार परवेज को बिहार का गवर्नर कब नियुक्त किया गया? 1621 ईस्वी को। किसके शासनकाल में मुगलों का अधिकार खोखड़ा देश यानी छोटा नागपुर क्षेत्र स्थापित किया गया? जहांगीर के समय। और जहांगीर छोटा नागपुर के किस खानों पर अपना अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा था? तो छोटा नागपुर में हीरे की खान थी जिस पर अधिकार किया था।
जहांगीर ने अपने आत्मकथा में छोटा नागपुर से किस धातु के प्राप्त होने का उल्लेख किया है? सोना का। कौन जहांगीर की आत्मकथा है? तो तुजुके जहांगीरी। शाहजहां ने किससे बिहार क्षेत्र को छीना था? परवेज से छीना था बिहार को। और शाहजहां ने कब परवेज से बिहार क्षेत्र को छीना? तो ये 1623 और 24 के बीच में छीना था। औरंगजेब ने किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? अजीम को। औरंगजेब ने कब राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? 1702 ईस्वी को। राजकुमार अजीम ने पटना शहर का नाम बदलकर क्या रखा? तो अजीमाबाद रखा था। पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद राजकुमार अजीम ने अपने नाम पर रखा था। राजकुमार अजीम ने शहर के सौंदर्यीकरण के लिए कितने रुपए खर्च किए थे? कुल 1 करोड़ खर्च किए थे। औरंगजेब के समय बंगाल का तत्कालीन दीवान कौन था? मुर्शिद कुली खां। औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारों की संख्या 8 और परगनों की संख्या कितनी थी? तो परगने टोटल 245 था। सरकार टोटल 8 थे, सरकार यानी जिले, और परगने हो गया उसके अंतर प्रांत जो छोटे छोटे हैं। टोटल 245 थे परगने। कौन से अधिकार फौजदार को प्राप्त थे? तो पुलिस, राजस्व और सैनिक, ये तीनों अधिकार फौजदार को मिले थे। मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परगना होती थी। राजस्व के संबंधित प्रशासक दायित्व किसके ऊपर होता था? आमील के ऊपर। किसका कार्य परगने का लेखा जोखा तैयार करना एवं राजस्व स्व राजस्व को सरकारी खजाने तक पहुंचाना था? कानून का। कौन स्थानीय राज्य कोष का अधिकारी था? कोषदार। कोषदार स्थानीय कोष का अधिकारी था। मुगल कालीन बिहार की भूमि को किसमें बांटा गया था? तो जागीर, खालसा और सरयुगल, 3 भागों में बांटा गया था। जागीर, खालसा और सरयुगल में बना गया था। खालसा होता था सरकारी भूमि। टोडरमल ने किसके शासनकाल में बिहार की भूमि का नाम तय किया था? भूमि का नाम तय किया था तो ये अकबर के शासनकाल में टोडरमल ने बिहार भूमि का नाम तय किया था। टोडरमल ने बिहार का राजस्व कितना तय किया? 25 लाख तय किया था। व्यापारियों पर निम्न में से कौन सा कर लगाया जाता था? तो जीहत, वजूह और सैर जीहत, ये तीनों कर लगाए जाते थे व्यापारियों पर। वजूह, जीहत, सैर जीहत और वजूहत। कौन सा कर जमींदारों द्वारा वसूला जाता था? तो फड़ुआत। फड़ुआत जो कर था वो जमींदारों द्वारा वसूला जाता था। नेक्स्ट है, कौन मुगल काल में बिहार से वसूला जाने वाला था? तो अवाब, इखराज और हबूबात, ये तीनों कर जो है मुगल काल में जाता था बिहार से। इखराजात, अवाब और हबूबात। मुर्शिद कुली खां ने कब बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित किया? 1704 ईस्वी में बंगाल को स्वतंत्र घोषित किया था मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां जो है लड़कर जीता था, इसलिए वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया मुगलों से। मुर्शिद कुली खां। किस मुगल राजकुमार का जन्म पटना में हुआ था? तो फर्रुखसियर का हुआ था, जिसे घृणित कायर भी कहा गया था। फर्रुखसियर ने किसे पराजित कर मुगल सिंहासन पर बैठा था? तो जहांदर शाह को पराजित करके बैठा था। फर्रुखसियर ने कहाँ अपना औपचारिक राज्याभिषेक करवाया था? तो ये पटना में ही करवाया था फर्रुखसियर का। याद रखेंगे, बिहार में किसका राज्याभिषेक हुआ मुगल के शासक का? तो फर्रुखसियर का। कहाँ के युद्ध में विजय होकर फर्रुखसियर मुगल सम्राट बना? आगरा के युद्ध में। और कौन पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ? तो याद रखेंगे, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के उत्तराधिकारी ने कब तक बिहार में शासन किया? 1740 ईस्वी तक। कौन फर्रुखसियर का उत्तराधिकारी था? सरफराज था। सरफराज था उत्तराधिकारी था। इसी को मारकर मुर्शिद कुली खां फिर बना था, स्वतंत्र करवाया था बंगाल को। और बिहार का पहला नायब नाजिम किसे नियुक्त किया गया था? अलीवर्दी खां। नायब नाजिम किसे नियुक्त किया गया? अलीवर्दी खां। किसने सरफराज की हत्या कर स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया था? तो अलीवर्दी खां ने घोषित कर लिया था। और अलीवर्दी खां स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया था कब? 1740 में। अलीवर्दी खां कब बंगाल के में शासन किया? 1756 में। अलीवर्दी खां ने किसे बंगाल का नायब नाजिम नियुक्त किया? जैनुद्दीन हैबत को। मराठा पेशवा ने कब बिहार पर आक्रमण किया? 1743 ईस्वी में। 1743 से बिहार पर मराठा लोग भी आक्रमण किए थे। और अफगानों ने कब हैबत जंग की हत्या की? 1748 में।
किसके नेतृत्व में अफगानों ने हैबत जंग की हत्या किया था? मुस्तफ़ा के नेतृत्व में। अलीवर्दी खान ने कहाँ के युद्ध में मराठों को पराजित किया? फतुहा के युद्ध में। फतुहा के युद्ध में अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था। और अलीवर्दी खान ने कब मराठों को पराजित किया? 1751 में फतुहा का युद्ध में। अलीवर्दी खां के बाद कौन उत्तराधिकारी बना था? सिराजुद्दौला बना था अलीवर्दी का उत्तराधिकारी, सिराजुद्दौला जो उसका नाती था। और सिराजुद्दौला कब बंगाल पर का नवाब बना था? तो 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। नेक्स्ट है मध्यकालीन बिहार की सामाजिक स्थिति। ठीक है, चलिए अगले में देखेंगे मध्यकालीन बिहार की सामाजिक स्थिति देख लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।